मेरे सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव रक्त ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब लिक्विड, संयोजी का मतलब शरीर के विभिन्न भागों के बीच में कनेक्शन स्थापित करना। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। यदि हम रक्त को किसी बाउल में रख देते हैं तब यह रक्त थोड़ी देर बाद जम जाता है। जमने के बाद इसका नीचे कुछ ठोस पदार्थ मिलता है और बाकी लिक्विड होता है। यह जो ठोस पदार्थ होता है यह ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स। और ये जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं प्लाज्मा। अर्थात ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट है ब्लड कॉर्पसेल्स जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। इस प्लाज्मा में एक बहुत विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में एक बहुत विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन। यदि फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देते हैं, तब शेष बचे प्लाज्मा को कहते हैं सेरम। अर्थात सेरम क्या चीज है? सेरम प्लाज्मा का वह पार्ट है जिसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन नहीं होता है। ब्लड के दो पार्ट है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और दूसरा पोर्शन है उसका प्लाज्मा। प्लाज्मा से यदि हमने फाइब्रिनोजेन को बाहर निकाल दिया तब शेष बचे प्लाज्मा को कहते हैं सेरम। प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य है शरीर में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं और शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब इसके बाद से आता है आरबीसी के बारे में बताइए। आरबीसी, पहला ब्लड कॉर्पसेल्स है आरबीसी। आरबीसी जो स्तनधारी होते हैं उनके आरबीसी उभयावतल होते हैं। उभयावतल कहने का मतलब है कि बीच में दबा हुआ और किनारों पर उभरा हुआ। आरबीसी का जो आकार होता है स्तनधारियों में वो कैसा होता है? उभयावतल होता है। दूसरा पॉइंट है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन दो स्तनधारी हैं, ऊंट और लामा, जिनके आरबीसी में केंद्रक होते हैं। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण हड्डी के अंदर स्पंजनुमा एक संरचना होती है जिसको बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। हड्डी के अंदर बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु लीवर और स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? लीवर और स्प्लीन में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? लीवर और स्प्लीन में होती है। इसलिए लीवर और स्प्लीन को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि जब बच्चा पेट में होता है अर्थात भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और स्प्लीन में होता है, परंतु जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब उसके आरबीसी की मृत्यु लीवर और स्प्लीन में होती है। अर्थात भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जहां होता है, जन्म लेने के बाद
आरबीसी की मृत्यु वहीं पर होती है। जन्म लेने के बाद आरबीसी का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी की मृत्यु लिवर और स्प्लीन में होती है। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है। हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक लाल रंग का पदार्थ होता है जिसको हीम कहते हैं और दूसरा लौह युक्त प्रोटीन होता है जिसे ग्लोबिन कहते हैं। अर्थात हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाते हैं और पूरे शरीर में उनका परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौह यौगिक है उसका नाम है हिमैटिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौह यौगिक है उसका नाम है हिमैटिन। सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। सोते वक्त आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिस वजह से पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या सामान्य रूप से 30% ज़्यादा होती है। एक बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग में आरबीसी या लाल रुधिराणुओं का निर्माण नहीं होता है। थैलेसीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। थैलेसीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। ये हो गया आरबीसी के बारे में। अब आता है अगला पॉइंट है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या चीज होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका आकार अमीबा की तरह होता है, अर्थात इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आकार हर पल बदलता रहता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का आकार अमीबा की तरह होता है, अनियमित होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में और लिम्फ नोड में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में और साथ ही साथ लिम्फ नोड में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो के साथ ही साथ लिम्फ नोड में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु लिवर और स्प्लीन में होती है। आरबीसी की मृत्यु लिवर और स्प्लीन में होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को खा करके हमारे शरीर को संक्रमण से या रोगों से बचाने का काम करते हैं। लिम्फोसाइट्स एक विशेष प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। लिम्फोसाइट्स यह शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। डब्ल्यूबीसी का एक और होता है न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी में एक और कोशिका होती है न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं। यह डब्ल्यूबीसी का लगभग 60 से 70%, 60 to 70% पार्ट बनाता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं, ये न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु और जीवाणुओं को खा करके खत्म कर देती हैं। अब आता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, ये थर्ड पोर्शन, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स यह केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है, इसी प्रकार से ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। इनका निर्माण बोन मैरो में ही होता है। प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल 3 से
5 दिन का होता है और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में। ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन में होती है और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। इसका मुख्य कार्य है रक्त को थक्का जमाने में। इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाने का। इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाने में। यदि किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हो जाता है, तब उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन कराना, उत्सर्जी पदार्थ को और हार्मोन्स को संवहन कराना, शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना। यह सब कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। अगला पॉइंट आता है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का कैसे बनता है? जब हमारा शरीर कहीं से कट जाता है तब वहाँ से रक्त का स्राव होने लगता है, वहाँ से खून निकलने लगता है। यदि वहाँ पर थक्का न जमे तब खून लगातार निकलता रहेगा, रक्त लगातार निकलता रहेगा और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अतः शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है और उस सिस्टम के अंतर्गत जहाँ पर अंग कटा हुआ है वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है, जिस कारण वहाँ से रक्त का निकलना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का कैसे बनता है? तो जहाँ पर अंग कटा हुआ है, जहाँ पर अंग कटा हुआ है वहाँ पर सबसे पहला काम होता है ब्लड प्लेटलेट्स। वहाँ पर जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं या उनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, वह अपने अंदर से एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्रावन शुरू कर देते हैं। इस पदार्थ का नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। जहाँ पर कटा हुआ पोर्शन है वहाँ पर जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं हवा के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ का सिक्रेशन स्रावन शुरू कर देते हैं। और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो पदार्थ है यह कैल्शियम की सहायता से प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को बदल देते हैं थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को बदल देते हैं थ्रोम्बिन में। यह प्रोथ्रोम्बिन तब तक थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा जब तक कि थ्रोम्बोप्लास्टिन न हो। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कब होगा? जब कोई अंग कटेगा, वहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स हवा के संपर्क में आएंगे, तभी वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन शुरू होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। और यह थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन नाम के फाइबर में। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। यह फाइब्रिन क्या है? फाइबर है और सारे फाइबर आपस में मिल करके एक जालनुमा रचना बना लेते हैं। इस जालनुमा रचना में जो ब्लड कार्पसल्स हैं, रक्त कणिकाएं या ब्लड कार्पसल्स फंस जाते हैं और फंस करके वहां पर सूख जाते हैं और थक्का का निर्माण कर लेते हैं। जब थक्का का निर्माण हो जाता है तब वहां से ब्लड का बहना बंद हो जाता है। अब आता है कि ये प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। और इन दोनों पदार्थों के निर्माण के लिए जो आवश्यक विटामिन है वह है विटामिन के। विटामिन के की सहायता से यकृत प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण करते हैं।
अर्थात रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम है विटामिन के। अब इसके बाद से आता है मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? तो मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। किसी भी मनुष्य के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है उनके आरबीसी में एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं। इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। एंटीजन आरबीसी में होता है और प्लाज्मा में एक और प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एंटीबॉडीज। यदि एंटीजन ए है तब ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तब ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन अगर ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा और एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज बी होगा, एंटीजन बी है तब एंटीबॉडीज ए होगा और अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडीज कोई नहीं होगा और एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडीज ए बी होगा। 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी में जो एंटीजन होगा उसका नाम है ए, बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन का नाम है बी, ए बी ग्रुप के एंटीजन का नाम है ए बी और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ। एंटीबॉडीज ए का बी, बी का ए और ए बी दोनों है तो कोई एंटीबॉडीज नहीं और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज ए बी होगा। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब इसके बाद से आता है कि यदि किसी मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तब उसको हमें बाहर से ब्लड देना पड़ता है। तो बाहर से ब्लड देने के लिए हम ए ग्रुप का यदि व्यक्ति है तो उसको ए ग्रुप का ही ब्लड देंगे, बी ग्रुप का है तो बी ग्रुप का ही ब्लड देंगे। क्यों? अगर हम ए ग्रुप को बी ग्रुप का ब्लड दे देते हैं तो ए ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडीज मौजूद है? बी। और बी जो एंटीजन है वो बी एंटीबॉडीज की वजह से उसके आरबीसी चिपचिपे हो जाएंगे और आपस में जुड़ करके अंदर ही अंदर क्लॉटिंग करने लगेंगे, उनका थक्का बनने लगेगा। और ये जो ए एंटीजन है वो ए एंटीबॉडीज की वजह से आपस में चिपचिपे होकर के जुड़ने लगेंगे, इसलिए जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः हमें ध्यान रखना है कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है। जिस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा उसी ब्लड ग्रुप का ही उसको ब्लड दिया जा सकता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ए बी है, ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है इसलिए सबका ब्लड ले सकता है। और ये जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है इसलिए सबको ब्लड दे सकता है। इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है इसलिए सबको ब्लड दे सकता है और ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है इसलिए सबका ब्लड ले सकता है। तो ये सबका ब्लड ले सकता है इसलिए इसको क्या कहेंगे? सर्वग्राही, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर। और जो ओ है जो सबको ब्लड दे सकता है इसको कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है इसलिए ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है, अतः यह किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही और ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता है। अब आता है हमारे पास RH फैक्टर। आरबीसी में एंटीजन ए और बी तो है ही साथ एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है RH फैक्टर।
सबसे पहले ये RH फैक्टर रहीसस बंदरों में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम RH फैक्टर रख दिया गया। जिस व्यक्ति में RH फैक्टर होगा उसको RH प्लस, और जिसमें RH फैक्टर नहीं होगा उसको RH माइनस कहेंगे। तो ये RH की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो A ग्रुप है यह दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा? A पॉजिटिव और A नेगेटिव। B भी दो ग्रुप में हो जाएगा, B का भी दो ग्रुप हो जाएगा, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब आता है कि सर्वदाता तो ब्लड ग्रुप O था, सर्वदाता ब्लड ग्रुप O था। अब O में दो है, प्लस और माइनस। कौन सा सर्वदाता होगा? तो सर्वदाता होगा O नेगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O नेगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O नेगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O नेगेटिव। और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB पॉजिटिव। सर्वग्राही AB पॉजिटिव और सर्वदाता O नेगेटिव। सर्वग्राही AB पॉजिटिव और सर्वदाता O नेगेटिव। सर्वदाता O नेगेटिव। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O नेगेटिव और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। अब इसके बाद से एक पॉइंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यदि पिता RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है, मतलब ये A पॉजिटिव या A नेगेटिव, A पॉजिटिव B पॉजिटिव AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव, और माता A नेगेटिव B नेगेटिव AB नेगेटिव या O नेगेटिव है, और इन दोनों की आपस में शादी होती है, तो प्रथम संतान का जन्म तो होगा, प्रथम संतान का जन्म होगा। परंतु जब प्रथम संतान का जन्म हो रहा होगा तो माता के अंदर RH पॉजिटिव का कुछ न कुछ प्रभाव हो जाएगा, जिस वजह से जब अगले संतान की बारी आएगी तब भ्रूण अवस्था में उस संतान के शरीर के अंदर, यानी कि भ्रूण के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और भ्रूण के अंदर ही उस बच्चे की या उस भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी, भ्रूणावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात RH पॉजिटिव का पिता का, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव स्त्री से होता है, तब उनकी प्रथम संतान तो नॉर्मल पैदा होंगी, लेकिन दूसरी संतान, तीसरी संतान का मृत्यु भ्रूणावस्था में ही हो जाएगा, अर्थात उनका जन्म नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की समस्या को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फिर कहता है कि यदि RH पॉजिटिव व्यक्ति को RH नेगेटिव का ब्लड दे दिया जाए, नहीं, RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया जाए। यदि RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाले का ब्लड दे दिया जाए तो प्रथम बार में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, परंतु दूसरी बार अगर हम ऐसा देते हैं तब जो ग्राही व्यक्ति होगा, यानी अर्थात जिसको ब्लड दिया गया है, उसके अंदर RBC का क्लॉटिंग हो जाएगा और रक्त का थक्का उसके शरीर के अंदर बन जाएगा, उसकी रक्त नलिकाओं में रक्त का बहना रुक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके बाद से आता है पैदा हुए संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। पैदा हुए संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? यदि पिता और माता का ब्लड ग्रुप O और O है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप O और माता का ब्लड ग्रुप O है, तो जो संतान पैदा होगी उसकी ब्लड ग्रुप सिर्फ O हो सकता है, ब्लड ग्रुप A, B या AB नहीं हो सकता है। यदि पिता का O और माता का A है, या पिता का A और माता का भी A है, या इसका उल्टा पिता का A माता का O है, तब O
और ए, ये दो प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। ओ और ए, ये दो प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। बी और ए भी पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर बी है ही नहीं। यदि एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरा का बी है, या दोनों का बी है, तब इनका जो ब्लड ग्रुप संभव होगा वो ओ और बी होगा। ए और ए बी ग्रुप संभव नहीं होगा। यदि एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ए बी है, या एक का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ए बी है, या दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी है, तब कौन कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल है? तब ब्लड ग्रुप पॉसिबल है ए, बी और ए बी। अगर तीनों में से, अगर माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो या ए बी हो, तब उनके उत्पन्न हुए संतानों में ब्लड ग्रुप की संभावना ए, बी और ए बी की होगी। ओ की कोई संभावना नहीं होगी, ओ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर कहता है यदि एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी के साथ में ए है, बी है या ए बी है, तो ये तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप संभव हैं। परंतु अगर एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ओ है, तो यह दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अर्थात उनके उत्पन्न संतान के ब्लड ग्रुप ए और बी हो सकते हैं, ए बी और ओ नहीं हो सकते हैं। और यदि एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तब इनके चारों ब्लड ग्रुप संभव है, तब इनके चारों ब्लड ग्रुप संभव है। यदि माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप ओ है, तो संतान का ब्लड ग्रुप ओ होगा। यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, तब संतान का ब्लड ग्रुप ओ होगा। यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, तब उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ संभव हो सकता है। यदि माता या पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरा का ए है, या दोनों का ए और ए है, तब उत्पन्न संतान का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ और ए संभव है। यदि माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का बी है, अथवा दोनों का ब्लड ग्रुप बी है, तब उत्पन्न संतान की जो ब्लड ग्रुप होंगी वो ओ या बी हो सकते हैं। यदि माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, माता या पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो या ए बी हो, तब उनके अंदर संभावित ब्लड ग्रुप, उनके संतान के अंदर संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी होगा, बी भी होगा और ए बी होगा, परंतु ओ की कोई संभावना नहीं होगी। यदि माता और पिता में एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरा का ब्लड ग्रुप ओ है, तब उनके संतान का ब्लड ग्रुप ए और बी हो सकता है, परंतु ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप संभावना नहीं है। यदि माता का ए और पिता का बी, या इसका उल्टा पिता का ए और माता का बी हो, तब उनके अंदर चारों ब्लड ग्रुप संभव हैं, ए बी और ओ। ये आज का ब्लड चैप्टर खत्म हो गया।